दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीके विद शुभम। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि जो हम लोग सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी संविधान की, राज्य व्यवस्था की, उसका आज मेरे ख्याल से तीसरा चौथा वीडियो है। और आज जो है पिछले जो है 2 भाग, जो संविधान के 22 भाग हैं, मैंने आपको बताया था कि संविधान में हमारे टोटल संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से पहला भाग और दूसरा भाग हम लोग पढ़ भी चुके हैं। पहला भाग हमने आपको बताया था कि संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, और दूसरा भाग नागरिकता, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोगों का टॉपिक कौन सा है? आज हम लोगों का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं और ये क्यों दिए गए? सबसे पहली बात ये आती है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। भाग 3 की बात करेंगे जब भी संविधान में, भारतीय संविधान में, भारत का संविधान लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। इसको कभी कभी मूल अधिकार भी बोल देते हैं, दोनों एक ही चीज है। लेकिन एक टॉपिक, एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं मानवाधिकार। मानव अधिकार, क्या मानव अधिकार का इससे कुछ लेना देना है? मानव अधिकार और मूल अधिकारों में अंतर क्या है? मुख्य रूप से इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मानव अधिकार क्या है और मूल अधिकार क्या है? एक्चुअली में मानव अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार होता है मानव होने का अधिकार। चाहे आप भारतीय हो या किसी दूसरे देश के हो, अगर आप भारत में रह रहे हैं या किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, आपका जन्म कहीं भी हो, आपको मानव अधिकार निश्चित ही तौर पे मिलेंगे। लेकिन मूल अधिकार राष्ट्र के बंधन में होते हैं। जैसे भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिकों को मूल अधिकार मिले हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि और दूसरे देश में भी मूल अधिकार दिए जाते हैं, वहां भी मूल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन मानव अधिकार का मतलब ये होता है जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मानव अधिकार दिए जाएंगे। तो मानव अधिकार का कुल मिला के मतलब यही होता है। तो मूल अधिकार और मानव अधिकार में अगर मुख्य रूप से अगर हम अंतर देखें तो मानव अधिकार का मतलब पृथ्वी पे एक बार जन्म लिया है आपने तो आपको मानव अधिकार मिलेंगे। मूल अधिकारों का मतलब है ये राष्ट्र के बंधन में होते हैं, ये संविधान के हिसाब से दिए जाते हैं। और मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही चीज है। दूसरी बात आती है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है क्वेश्चन में कि पेपर में कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? तो भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को बोलते हैं या मौलिक अधिकारों को? क्या है मैग्ना कार्टा? एक्चुअली मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में एक राजा हुए थे। उन्होंने लोगों को एक अधिकार पत्र दिया था। उस पत्र में लोगों के अधिकार लिखे हुए थे, लोगों के अधिकार, उसी का नाम था, उस पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैग्ना कार्टा इस तरीके के दिखते थे। और मैग्ना कार्टा उस समय से चीजें प्रचलित हो गई। उस समय मूल अधिकार मैग्ना कार्टा में लिखे गए थे और भारत का मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हैं, इसीलिए उनका नाम भी मैग्ना कार्टा पड़ गया। तो कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार एक ही चीज है। अगर मैग्ना कार्टा की बात करें, वो भी मूल अधिकारों को ही बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। और मानव अधिकार की बात करेंगे तो मानव अधिकार और मूल अधिकार, मौलिक अधिकार बिल्कुल अलग होते हैं। मानव अधिकार मानव होने का अधिकार। अब हम बात करेंगे कि संविधान में इसका कहां कहां पे जिक्र है मूल अधिकार। तो संविधान की प्रस्तावना में भी हम लोगों को अधिकार हमारे बताए गए हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना एक ऐसी चीज है कि पूरे संविधान में ही यही बताती है कि हमारा संविधान किस रास्ते जाएगा। तो उसी तरीके से मूल अधिकारों को भाग 3 में जगह मिली है। और अगर हम भारतीय संविधान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग की बात करें तो वो भी भाग 3 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों के अधिकार हैं, आम जनमानस के अधिकार हैं। अब हम बात करते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद कितने से लेकर कितने तक ये मूल अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर
देखो, मैंने पहले भाग जो बताया था, पहला भाग पढ़ाया था, उसमें 1 से लेके आर्टिकल 4 तक की बात की गई थी, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। और जब नागरिकता पे आए थे तो हम लोग आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 12 से लेके 35 तक की बात करेंगे। ये मूल अधिकारों की बात करता है और इसमें भी कई टुकड़ों में चीजें की गई हैं, जैसे कि पहला 14 से लेके 18 तक जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स का गुच्छा एक बना के उसमें उसका नाम लिख दिया गया है समता का अधिकार। समता, किन किन चीजों में समता होगी वो भी इसमें बताया जाएगा। अब समता के अधिकार में कौन कौन सी चीजें होंगी उस पर भी बात करेंगे। तो समता का अधिकार, लेकिन ये तो आर्टिकल 14 से 18 की बात है, लेकिन यहां पे तो 12 से 35 की बात की गई है। 18 के बाद में 19 से आता है, 19 के आगे स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। इसमें जो है विधि के समझ समता और भी जितने भी प्रकार की समानताएं की बात करते हैं उसकी बात करते हैं। 19 के बाद में स्वतंत्रताओं की बात होगी और 12 और 13 जो आर्टिकल है उसमें भी कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो पढ़ने हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो पहले बात ये है कि हम लोग अनुच्छेद 12 हमको देखना चाहिए कि अनुच्छेद 12 में ऐसा क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। अब आप बात करेंगे कि ये तो हमने आर्टिकल कहीं पढ़ा है या पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये आर्टिकल 36 जो है वो भी राज्य की परिभाषा की बात करता है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों आर्टिकल्स बहुत माइनर डिफरेंस है उसमें, वो भी मैं बता दूंगा जब आर्टिकल 35-36 पढ़ाऊंगा, 35 के बाद में 36 पढ़ाऊंगा तो वो भी बता दूंगा। तो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य होता क्या है? ऐसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि आप किस राज्य से हैं, हम किस राज्य से हैं, तो वो राज्य अलग है। यहाँ पे जो राज्य का मतलब है वो अलग है। यहाँ पे जो राज्य का मतलब है, इस राज्य का मतलब सरकार से है, जैसे केंद्र सरकार हो गई या राज्य सरकार हो गई या लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया या कोई ऐसा सरकारी ऑफिस हो गया या कोई सरकारी ऐसी संस्था हो गई या गैर सरकारी संस्था हो गई जो सरकार से मदद लेती है। अगर कुल मिला के बिल्कुल ऑफिशियली लैंग्वेज में बोले तो इसमें कहेंगे कि सरकार से जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से पैसा लेती हैं, वो संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो राज्य में पहले ही मैं बता चुका हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, कुल मिला के सरकार का एक छोटा सा बाबू से लेके प्रधानमंत्री तक का जितना भी पद है ये राज्य के अंतर्गत आता है। और राज्य, ये जो मूल अधिकार बताए गए हैं ये राज्य के विपक्ष में दिए गए हैं, विरोध में। कैसे? हर मूल अधिकार में यही कहा गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, जब मूल अधिकार हम लोग पढ़ लेंगे, मूल अधिकार के बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में बस डिफरेंस इतना ही है। जब मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें राज्य जो काम करना चाहे उसमें से वो करे, लेकिन ये वाले जो हैं ये हमको दे रखे हैं मूल अधिकार, इनको राज्यों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो राज्य ने पता चला कोई ऐसा कानून बना दिया कि हमारे मूल अधिकारों के आड़े आ गया, हमारी स्वतंत्रताएं भंग हो गई, हमारी जो समताएं थी वो खत्म हो गई, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। अनुच्छेद 13 में बताया गया है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन ये क्या है? न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब ये होता है कि संसद से भी बड़ा कोई है, सर्वोच्च तो संसद है, संसद की सर्वोच्चता सबको पता है, लेकिन संसद को भी कंट्रोल करने के लिए जो मूल अधिकारों का संरक्षण करे वो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्यों? पता चला राज्य ने कोई सरकार ने ऐसा कानून बना दिया जिससे कि हमारी स्वतंत्रताएं खत्म हो गई, हमारी समानताएं खत्म हो गई, हमारे मूल अधिकारों पर अड़चन आ गई, तो इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पूर्णावलोकन करवा के उस कानून को खत्म करवा सकते हैं जहां तक वो मूल अधिकारों के आड़े आ रहा है।
पता चला कोई ऐसा अंश है उसका जिससे हमारी स्वतंत्रताएं खत्म हो रही हैं, तो वो अधिकार, वो जो कानून होगा उतने अंश तक शून्य हो जाएगा और वो काम करना बंद कर जाएगा, बाकी लागू हो जाएगा। यदि पूरा ही कानून ऐसा है कि मूल अधिकारों के आड़े आ रहा है तो उस पूरे अधिकार को ही खारिज कर दिया जाएगा। ये कौन करेगा? ये भारत की न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका में कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये जिला जज जो होते हैं, जिला सत्र न्यायालय होते हैं, उनको ये अधिकार नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होता है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट को, कई मामलों में हाई कोर्ट को यह अधिकार होता है कि संविधान की भी व्याख्या कर दे। तो हम लोग बात करेंगे अब अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की बात हो गई। अब हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे कि क्या कहता है अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 में दो चीजें बताई गई हैं। देखो, मैंने बताया था कि 14 से लेके 18 तक की बात की गई है। अब आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समता की बात की गई है। किसकी? समता की। अब आप हमको ये बताइए कि आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक कितने अनुच्छेद हैं? कुछ को लग रहा होगा ये 4 आर्टिकल हैं। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि समता के अधिकार जो दिए गए हैं उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो आप लोग बता देंगे 4, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 14, 4, 18 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इसको गिनेंगे तो इसमें 5 अनुच्छेद हैं। 14 को भी काउंट कर लेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेद हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 14 में दो चीजें लिखी गई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात करेंगे कि विधि के समक्ष समता। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब विधि के समक्ष समता की बात कही गई है। मतलब जो कानून है उसके सामने सभी समान है, चाहे वो राजा भोज हो और चाहे वो गंगू तेली हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून जो है समान व्यवहार करेगा, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो। लेकिन क्या आप बताइए मुझको, क्या ये चीज सही है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए? एक हैंडीकैप्ड जो है, जो एक विकलांग है, उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए होना चाहिए? क्या महिलाओं के लिए वही कानून होना चाहिए? क्या बच्चों के लिए वही कानून होना चाहिए? क्या बूढ़ों के लिए भी वही कानून होना चाहिए? पता चला आपने कोई ऐसा गलत काम कर दिया जिससे आपको सजा मिलनी है, वही सजा बच्चे को भी मिल रही है और वही सजा एक नॉर्मल इंसान को भी मिल रही है, वही सजा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिल रही है। तो इसके लिए बड़ी समस्या आई। तो उसमें संविधान में पहले से ही एक और बात लिख दी गई थी 14 में ही, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो भी कानून होगा उसको हर व्यक्ति के हिसाब से उसको संरक्षण मिलेगा। अगर बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से, बूढ़ा है तो बूढ़ा, महिला है तो महिलाओं के हिसाब से, पुरुष है तो पुरुष के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से विधियों का समान संरक्षण उसको प्राप्त होगा। समता तो है ही, विधि के समक्ष सभी समान है, कोई बदला नहीं है, लेकिन विधियों का समान संरक्षण भी प्राप्त होगा। ये तो अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 की बात हो गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये सब इतना सारा लिख दिया है, थोड़ा सा मिटा देते हैं चीजों को समझ सके आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। ये अनु लिखा है, अनु किसी का नाम नहीं है, अनु मतलब अनुच्छेद। तो आर्टिकल 15 में क्या बात कहा गया है? आर्टिकल 15 के 1 में बताया गया है कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान। जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान
के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव किसके लिए किया जाएगा? अगर पता चला किसी सरकारी नौकरी में या किसी शिक्षण संस्थान में आपको एडमिशन लेना है, आपको भेदभाव कैसे किया जाएगा? भेदभाव तभी तो किया जाएगा जब आपके नंबर कम होंगे, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यही बात कही गई है। पता चला आप किसी विशेष जाति के हैं तो आपको एडमिशन वहां देने से मना कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म के हैं तो भी नहीं किया जा सकता आपको। आप किसी के वंशज हैं, पता चला कि आप जो है मुगलों के वंशज हैं और यहाँ के लोग अभी कहें, यहाँ की राज्य सरकार बोले कि आप वहाँ मुगलों ने तो बहुत हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, हम आपको ये चीजें नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हमारा देश स्वतंत्र है और सबके लिए जो है ये अधिकार दे रखे हैं। कौन से? इसमें किसी भी मूल वंश के हो, आपको जो है आप पे इन आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग मतलब महिला और पुरुष को समानता रखी गई है। और जन्म स्थान, पता चला आप किसी खास जगह पे जन्मे हैं, उस हिसाब से आपको जो है अलग कर दिया गया, आपको शिक्षण संस्थानों में जो है एडमिशन नहीं दिया गया। तो ये आर्टिकल 15 शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए है और अन्य भी चीजों के लिए वो भी मैं बताऊंगा। तो इन आधारों पे आधार बनाकर क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई, इन आधारों पर हम लोग का मतलब हमारी राज्य सरकार जो होगी, जो हमारा देश चला रही होगी, चाहे वो कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। तो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब दूसरी बात करेंगे कि इसमें दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक जगह पर जाने से नहीं रोका जा सकता किसी को भी। अगर किसी की कोई सार्वजनिक जगह है, पता चला कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी चीजें हैं, चाहे वो कोई एक कुआं ही क्यों ना हो, पता चला कोई, जैसे गांव में पहले क्या होता था कि अगर आप विशेष धर्म के हैं, विशेष जाति के हैं या विशेष लिंग है आपका, तो आपको जो है कुएं पे पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो ये चीजें अब नहीं रह गई, हमारा देश आजाद हो चुका है। तो उस तरीके की बात करेंगे तो सार्वजनिक जगह पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो 15 के 3 की बात करते हैं। अच्छा, 15 के 3 में बताया गया है कि महिलाओं, मतलब सीधी सी बात है, महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य कानून अपने हिसाब से बनाएगा, महिलाओं और बच्चों के लिए। लेकिन इसमें दो ही चीजें ध्यान रखिएगा आप, एक तो इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और दूसरा 15 की 4 धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था इसमें, ये कैसे जुड़ी? एक्चुअली में ये जो मद्रास राज्य था, पहले मद्रास राज्य में एक सांप्रदायिक कानून चलता था, सांप्रदायिक एक एक्ट चलता था। उस सांप्रदायिक एक्ट में ऐसा था कि हर जाति के लिए अलग से मेरिट बनाई जाती थी। तो उसमें एक लड़की थी, तो उसने अपना एडमिशन के लिए ट्राई किया और उसके नंबर होते हुए भी उसको एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग की थी। तो उसने जो है मद्रास हाई कोर्ट में गई और जो बहुत जाना माना फैसला आया था, दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, ये जो आया था, केस आया था, और इसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं कर सकते, राज्य को समानता की बात करनी पड़ेगी। तब नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार क्या थी? अंतरिम सरकार थी, संविधान सभा ही जो है सरकार को चला रही थी। तो 1951 में आपको पता है क्या हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन। और इस संशोधन में क्या कहा गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया था कि ये कम्युनल ऑर्डर जो चल रहा है, मतलब सभी के लिए अलग से मेरिट बनाई जा रही है, ये ऐसा नहीं होगा। तो उसको खारिज करने के लिए ये एक्ट बनाया गया और 15 के 4 में यह जोड़ ही दिया गया कि SC, ST और समाज का EWS जो वर्ग है, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो वर्ग है, उसके लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है।
अब 15 के 4 में ये बात कह दी गई और यह बता भी दिया गया 15 के 4 में कि शिक्षा में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात बोल दी गई। तो मतलब सीधी सी बात है, कभी भी क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपके कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो सीधी सी बात है 15 के 4 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 15 के 1 में जो बातें कही गई हैं, इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 का 4, जिसमें क्या कहा गया है, SC ST वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात कही गई है। तो ये तो हो गया 15 का 4, लेकिन एक अनुच्छेद 15 का 5 भी है जो आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो ये है कि 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब ये 15 का 5 आर्टिकल जोड़ा गया था। क्या था ये? 2006 में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, शायद 98वां संविधान संशोधन था या 93वां था। तो ये संविधान संशोधन 15 के 5 धारा जोड़ी गई। एक्चुअली ये वाला जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण था, ये उच्च जो है शिक्षा थी उसमें नहीं था, लेकिन जब दिल्ली के एम्स में आंदोलन हुआ, एक बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से जो आवाज निकली वो आवाज ये थी कि हमको उच्च शिक्षा में भी आरक्षण चाहिए। तो इसमें उच्च शिक्षा में आरक्षण की बात बोल दी गई। तो ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण था, किसमें कहा गया है? 15 के 4 में। लेकिन जैसे ही उच्च शिक्षा की बात आ जाएगी हम लोग 15 का 5 देखेंगे। अब बात करते हैं कि 16 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 16 की बात करेंगे। देखो ये तो बात थी शिक्षण संस्थानों की, लेकिन अब बात आएगी अवसर में समता की। अवसर में समता या अवसर में समानता। अवसर भी किस चीज में? अवसर भी तो मिलेगा तो रोजगार की ही तो बात करेंगे इसमें। तो रोजगार में अवसर, सरकारी नौकरियों में, तो सरकारी नौकरियों में रोजगार में अवसर की बात कही गई, मतलब ये समानता की बात होगी। लेकिन इसमें जो शुरुआत में 15 के 1 में जो हमने बात पढ़ी थी, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसमें वो 5 चीजें तो हैं ही। इस 16 में आर्टिकल 16 में वो 5 चीजें तो हैं ही, लेकिन इसमें 2 चीजें और हैं। कौन कौन सी? एक तो उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और एक निवास स्थान, मतलब आप कहाँ रह रहे हैं उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। पता चला कि किसी दूसरे राज्य की वैकेंसी है तो उसमें जो है हम लोग भेदभाव हम लोगों को हो रहा है, राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, ऐसा वह नहीं कर सकती। ओरिजिन इसको बोलते हैं, उद्भव के स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकते और निवास स्थान के। लेकिन ये 5 चीजें तो पहले से ही इसमें काउंट है, वो चीजें मैंने लिखी नहीं है, बस +5 कर दिया, ये आप समझ लीजिए। लेकिन इसमें एक पॉइंट इसमें अगले में ही लिखा है, इसी में ही 16 में ही, कि चाहे तो, अगर राज्य चाहे तो, राज्य का मतलब यहाँ पे देश की संसद से है, समझिएगा आप मेरी बात। संसद चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके पास ये मतलब है, पावर है संसद के पास, और ये संसद कर सकती है। पता चला किसी खास जगह के लिए वैकेंसी निकाली और दूसरे राज्यों के लोग आके उसमें वहां पे सभी नौकरी ले ली, वहां लोगों को मिली नहीं, तो इसलिए ये सरकार अगर चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर भी सकती है। ठीक है, ये कानून में सब बातें लिखी गई हैं। अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, उसकी बात करेंगे। तो इसमें भी 16 के 4 में एक बढ़िया बात कही गई है। 16 के 4 में आरक्षण की बात कही गई है। आरक्षण भी किसमें? रोजगार में। इसमें यह कहा गया है
कि राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण दे सकता है। अब ये बात लिखी कब गई? ये मूल संविधान में ये बातें नहीं लिखी थी। एक्चुअली में ये बात थी 1978 और 79 के बीच की। सरकार थी मोरारजी देसाई की। बहुत सत्ता का संघर्ष चला इंदिरा जी और मोरारजी देसाई के बीच में। एक्चुअली दिक्कत ये नहीं थी, ये इनका संघर्ष चल रहा था, अंदरूनी संघर्ष ही चल रहा था, क्योंकि ये दोनों लोग कांग्रेस के ही थे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में जब उनकी मृत्यु हुई ताशकंद में, तब मोरारजी देसाई कह रहे थे कि हाँ मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन चीजें नहीं उनके तरीके से चल पाई, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद में इनको लगभग इस टाइम पर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, तो ये प्रधानमंत्री बने। अब जब इन्होंने एक कमीशन बनाया था, उसका नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, उस समय ये बहुत नारा चल रहा था कि मंडल और कमंडल की सरकार है। कमंडल का मतलब बीजेपी जो है, मोदी सरकार जो इस समय चल रही है, उसकी बीजेपी जो पार्टी थी वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रही थी, तो उनको कमंडल वाली सरकार बोली जा रही थी। तो मंडल और कमंडल का साथ बोला जा रहा था, एक नारा बहुत चला था कि मंडल कमंडल साथ में है, तो मंडल कमंडल की बात कही जा रही थी। तो इसमें मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन बनने से एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये कमीशन बनाता कौन है? धारा आर्टिकल 340 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति एक कमेटी बनाएगा, एक कमीशन बनाएगा। उसमें क्या कहेगा कमीशन? वो कमीशन इस चीज के लिए रिपोर्ट तैयार करेगा, जगह जगह जाके पता करेगा कि किसको आरक्षण देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो ऐसे ही मोरारजी देसाई की सरकार, देखो आपको पता है कि राष्ट्रपति खुद कुछ भी नहीं करता है, जो भी काम करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इनको सलाह दी राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी ने मंडल कमीशन का गठन कर दिया, और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दे दी? 1980 में दे दी। लेकिन 80 में रिपोर्ट दे दी। अब 80 में सरकार इनकी चली मोरारजी देसाई की, तो जो भी चीजें थी इनकी, ये रिपोर्ट इनकी धूल खाती रही। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी, फिर इंदिरा गांधी को क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में इनके पुत्र राजीव गांधी की सरकार बनी। अब राजीव गांधी की सरकार बनने के बाद में जब राजीव गांधी की भी सरकार गई, तो बनी वीपी सिंह की सरकार। अच्छा, वीपी सिंह की सरकार बनी तो, लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा मजबूत सरकार नहीं थी। ये भी राजा महाराजा थे, आए थे, राजनीति में आए और ये प्रधानमंत्री बने, राजसी परिवार के थे। तो इनकी भी सरकार खूब मजबूत सरकार नहीं थी, उनको पता था कि इनकी सरकार गिरने वाली है। तो इन्होंने सोचा एक ऐसा काम कर दें, एक ऐसा बड़ा काम कर दें कि लोग याद रखें। तो इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट मंगवाई, और इन्होंने कहा, रात में 12 बजे मीटिंग की अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में, और कहा कि इस रिपोर्ट को तैयार करो और इसको लागू कर दो। जाते जाते एक अच्छा काम करके जा रहे थे। इस रिपोर्ट में लिखा गया था, इस रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की बात कही गई थी। जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई और ये लागू हुई, तो देश में हंगामा मच गया। अब सभी पार्टीज साथ तो दे रही थी इस कानून का, लेकिन पीछे तौर पे विरोध भी कर रही थी। साथ क्यों दे रही थी? अगर साथ नहीं देती तो आगे चल के उनका वोट बैंक बिगड़ जाता, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे कानून में कोई सीधे तौर पे विरोध करता नहीं है। तो ये आराम से पास हो गया संसद में, और ओबीसी को 27% आरक्षण मिल गया। और थोड़े दिन बाद उनकी सरकार भी गिरी, क्योंकि इनको पता ही था सरकार जाने वाली है। खैर, तो ये इस तरीके से मंडल कमीशन बना, और मंडल कमीशन ये लागू हुआ। और 16 जो है, 16 जो धारा है आरक्षण की बात जिसमें करता है, इसमें रोजगार के आरक्षण की बात करता है, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ही बनाया गया था। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने समझाया आपको, थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताया आपको।
अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 एक बहुत ठीक ठाक आर्टिकल है, बस इतना ही इसमें है अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, सही लिखा है अस्पृश्यता, देख लीजिएगा। छुआ छूत क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी, मतलब जो पुरानी प्रथाएं चल रही थी कि लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको छूना पसंद नहीं करते थे, दूर से रहते थे। तो वो अनटचेबिलिटी को संविधान ने खत्म कर दिया है। इसका पूरी बात कहें तो उसको बोलते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है। अब संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो इसकी बात की गई है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? कहा गया है उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधि? बहुत गर्मी लग रही है। कौन सी उपाधियों की बात की गई है? जो पुराने समय में राजा लोग थे। भाई भारत जो है राजा महाराजाओं का ही देश था। 560 जो है रियासतें थी, 565 रियासतें थी, उनको एक करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना थी। वो तो वीपी मेनन और सरदार पटेल के बस की थी, तो वो तो एक हो गए, किंतु राजा महाराजाओं का ही देश था। और राजा महाराजाओं का देश जब संवैधानिक तरीके से आगे चलेगा तो संविधान तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि किसी एक व्यक्ति को स्पेशल प्रोविजन दे दिया जाए। अब उपाधियों का अंत का मतलब जो राजा थे, यहाँ पर मैंने राजा लिखा था, जो राजा थे उनके पास तो उपाधियां होती थी, महाराज, धीराज और पता नहीं क्या क्या उपाधियां लेके रखते थे, वो अपने नाम के आगे लगाते थे। तो वो उपाधियों का अंत करना जरूरी था, क्योंकि हमको समानता लानी है। और समानता में ही तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ, मतलब कोई एक व्यक्ति अपने को स्पेशल मत समझे, कोई ऐसी कैटेगरी ना दे। तो उपाधियों का अंत किया जाएगा। केवल कौन कौन सी उपाधियां चल सकती हैं? शिक्षा से जो उपाधि मिली है और सेना से, इनको छोड़ के बाकी सभी उपाधियों का अंत हो जाएगा। इस 18 अनुच्छेद 18 का मतलब यही है। यह अनुच्छेद लिख लीजिएगा यहाँ पे, आप समझ ना पाएंगे तो अनुच्छेद 18 में ये बात कही है। इसमें एक पॉइंट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई विदेश, इसी में 18 में कोई विदेशी देश या विदेश आपको कोई उपहार देना चाहे या कोई आपको ऐसी उपाधि देना चाहे, तो आप क्या करेंगे? आप राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी पहले उसको, गिफ्ट को स्वीकार करने में। तो ये तो बात हो गई अनुच्छेद 12 से लेके, हमने 12 पे शुरू किया था राज्य की परिभाषा से लेके और 18 तक की बात की। तो ऐसे ही एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, बस एक बार रिवीजन करेंगे इसको मिटा के, जिससे आप लोग देखना लें। देखो 12 में क्या बात कही गई थी? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा थी। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा थी। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया था? न्यायिक पूर्णावलोकन। 14 में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 14 में बताया गया था कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया था? जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और 15 में ही आरक्षण की बात कही गई थी शिक्षण संस्थानों में। 15 के 4 में, 15 के 5 में 2006 में संशोधन हुआ था। क्या हुआ था कि उच्च जो शिक्षा होगी उसको भी परिवर्तन, उसमें भी मतलब आरक्षण मिलेगा। 16 में रोजगार में आरक्षण की बात कही गई थी। इसमें दो चीजें और बढ़ गई थी, ओरिजिन जो उद्भव है, और उद्भव के साथ साथ में जो निवास स्थान है उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 17 में बताया उन्मूलन किसका? अस्पृश्यता उन्मूलन। और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये चीजें तो हो गई, जो समानता का अधिकार था वो आज पूरा हो गया। और कल हम लोग मेरे ख्याल से कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा, कल से परसों तक
उसमें आपका जो भी अनुच्छेद 19 से लेके आगे तक के हैं उसमें स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कैसे मिलती हैं, कैसे राज्य छीन सकता है, कई सारी बातें करेंगे इस पे। और आज के इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए आप, और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके नोट्स जरूर बना लीजिए। नोट्स बनाने का मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए नोट्स और उसको अपने आप से बना लीजिए। और जो भी चीज़ें जरूरत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन हो वो मैं आपको अगले वीडियो में दूर कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।